मुजफ्फरनगर राइट को आज 9 साल हो गया है। जिस्म के गहरे जख्म अब भर चुके हैं। लोगों की जिंदगियां उजड़ करके बदल गई और फिर बस गई, मगर शायद दिलों के वो जख्म अब भी तकलीफ देते हैं और हरे हैं। आज इस वीडियो में मुजफ्फरनगर राइट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कौन लोग मुसलमानों के कत्लेआम के जिम्मेदार हैं और ये जो सेकुलर गवर्नमेंट थी और जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनका इस राइट में क्या रोल था। नाजरीन, इंडिया की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर। यह शहर गन्ने की खेती और उसके मिठास और मुस्लिम जाट यूनिटी के लिए बहुत मशहूर था। बात है 27 अगस्त 2013 की। कवाल गांव के शहनवाज की पास के गांव मलिकपुरा के सचिन और गौरव से बाइक एक्सीडेंट में बहस हो जाती है और तू मैं हो जाती है। थोड़ी देर के बाद सचिन और गौरव अपने कम्युनिटी के कुछ और लोगों के साथ वापस आकर के शहनवाज को उसके घर से ज़बरदस्ती निकालता है और चाकू और डंडे से मार मार करके उसकी जान ले लेता है और उसकी लिंचिंग कर देता है। कुछ 12 बजे के करीब यहीं पर चौक पुलिस की बाजार में मोटरसाइकिलों में आपस में खैस बहस हो गई जी। वे यहाँ से ये कहते हुए चले गए कि हम अभी आ रहे और तेरे से आके निपटेंगे, गौरव और सचिन। अच्छा। और वे अपने घर गए और वहाँ से वे 3 मोटरसाइकिलों 8 आदमी आए। तो ये औना है पिछली तरफ, यहाँ आके मोटरसाइकिल उतर गए और उतर तो ही उसको धारदार हथियारों से चाकू से यहाँ मारा, एक ये मारा, एक ये गर्दन में मारा, एक ये कोक में मारा, हाथों हाथ खत्म कर दिया। काफी हंगामा होता है। शहनवाज के गांव के लोग जमा होने लगते हैं और भागते हुए लोगों में सचिन और गौरव को पकड़ लिया जाता है और उन दोनों को भी गांव के लोग मारते मारते मार देते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। मलिकपुरा और कंवाल का ये जो ट्रिपल मर्डर केस है, इसको मुजफ्फरनगर राइट की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ एक और फेमस नैरेटिव है कि शहनवाज सचिन और गौरव की बहन को हैरेस करता था, जिसके वजह से शहनवाज को मारते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। मगर यह झूठ और फॉल्स नैरेटिव है, क्योंकि सचिन की सिस्टर कहती है कि वो न शहनवाज को कभी जानती है न कभी उससे मिली है। आपने कभी उसको देखा और नहीं। बात नहीं हुई? क्यों, हम कभी जाते तो नहीं ना, वहाँ कम ही जाते हैं और जाते भी तो फिर सीधे निकल जाते हैं। हम क्या उन्हें देख रहे कि इतना ही नहीं, दोनों साइड से जो पुलिस FIR रजिस्टर हुआ, उसमें भी किसी भी साइड के लोगों ने लड़की को हैरेस करने की बात नहीं लिखवाई। ये जो FIR गौरव और सचिन के पिताजी ने लिखा है, उसमें उन्होंने लड़की छेड़ने वाला बात तो लिखा है नहीं। तो उन्होंने बोला कि पिछले दिन बाइक में टकरार हुआ, उसी दिन सुबह को हुआ था। बहरहाल, इस ट्रिपल मर्डर केस का जो मामला है, उससे पूरा इलाका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेंस माहौल बन जाता है। अगले ही दिन 28 अगस्त को सचिन और गौरव का अंतिम संस्कार होता है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग फ्यूनरल में शामिल होते हैं और लौटते हुए मुसलमानों के घरों और मकानों के ऊपर पत्थर बरसाते हैं और आग लगा देते हैं। उसके बाद जब लोग वापस जा रहे थे तो कुछ ऐसा पता नहीं किसने किया, जो भी कुछ किया, कोई तोड़ फोड़ बताने की। इन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट और इंसाफ के लिए और पीस मेंटेन कराने के नाम पर 2 दिन के बाद यानी 30 अगस्त को खालापार में जुमा के नमाज के बाद मस्जिद के सामने मुस्लिम लीडर्स जमा होते हैं, जिसमें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को और दंगाइयों को वार्न करते हुए काफी जोशीले तकरीरें भी की जाती है, जिसके लगभग सारे स्पीकर्स के ऊपर हेट स्पीच और दंगा भड़काने का अब तक केस चल रहा है। फिर अगले दिन यानी 31 अगस्त को भारतीय किसान यूनियन ने नागला मंदौर में पंचायत बुलाया, जहां किसान यूनियन के लीडर गैर मौजूद थे, यानी उस प्रोटेस्ट में, उस पंचायत में नहीं आते हैं, जिससे बीजेपी के जो लीडर्स थे उनका स्टेज के ऊपर कब्जा रहता है। साध्वी प्राची, कपिल देव, उमेश मलिक और आज के टाइम पर हेट स्पीच देने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर यति नरसिंहा नंद, जो उस वक्त काफ़ी गुमनाम थे, वो लोग स्टेज पर मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें की जाती है।
पंचायत में जाते और आते रास्ते में कई जगहों पर मुसलमानों के घरों को, दुकानों को वायलेंस और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। एक मुस्लिम फैमिली के कार को भी रास्ते में रोक करके आग के नजर कर दिया जाता है। रैली में लोग यहां पर आ रहे थे, उसी दौरान दूसरी तरफ से एक गाड़ी आई जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। गुस्साई भीड़ ने उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। हालांकि उस गाड़ी में जो लोग मौजूद थे उन्हें पुलिस ने बचा लिया और इस बात ने आग भी घी का काम किया। इसी बीच मुजफ्फरनगर राइड का सबसे ज्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट आया जब बीजेपी के एमएलए संगीत सोम ने पाकिस्तान सियालकोट के एक आपसी झगड़े के वीडियो को कवाल हत्या का वीडियो बता करके सर्कुलेट कर दिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया में जंगल में आग की तरह फैली, जिसमें 2 बच्चों को मारने का यानी उनके लिंचिंग की वीडियो रहती है। लोग ये समझते हैं कि कवाल में इसी तरीके से, इसी बेदर्दी से इसकी हत्या की गई है, जिसके बाद माहौल वहां का बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और बहुत टेंस हो जाता है। हमारी बात संज्ञान में आ गई थी कि ये वीडियो अपलोड हुआ है और इससे समस्या हो रही है और इसी कारण हम लोगों ने जो है YouTube पर कह के उसको ब्लॉक कराया। लेकिन जब तक YouTube में हमने ब्लॉक कराया उससे पहले उसको डाउनलोड करके उसका SMS और उसके जो है वो MMS और उसके CD जो है वो वितरित किए जाने लगे और भारी संख्या में वितरित हुए और उसका बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा। दूर दराज से वायलेंस की खबरें आती रहती हैं और मुजफ्फरनगर फसाद के आग में जलने को एकदम तैयार हो चुका होता है कि 7 सितंबर को ग्रैंड खाप पंचायत की कॉल दी जाती है। लोग ट्रॉलीज में भर भर करके लाखों की तादाद में पंचायत में आने लगते हैं। इस पंचायत का नाम दिया जाता है बहू बेटी बचाओ सम्मान सभा। यहाँ आप वापस वो लड़की हैरेस करने वाले नैरेटिव को रिकॉल करिए। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा इशू जो असल में है ही नहीं, उसके बुनियाद पर एक पंचायत की जा रही है। मगर वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है कि इस पंचायत में बेटी बचाओ बहू बनाओ का नारा भी दिया गया। अब आप समझ गए होंगे कि बहू बनाओ से क्या मतलब कहा जा रहा है। लोगों के जबान के ऊपर यह नारा था कि मुल्ले या तो पाकिस्तान जाएं या कब्रिस्तान जाए। जैसे फ्यूनरल से लौटते हुए 28 अगस्त को मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को टारगेट किया गया, जैसे 31 अगस्त को पंचायत से लौटते हुए मुसलमानों के दुकानों, मकानों और कारों को टारगेट किया गया और आग लगाया गया, वैसे ही 7 सितंबर को खाप पंचायत से आते हुए और जाते हुए लोग मुसलमानों के मकानों और दुकानों के ऊपर टारगेट करते हैं और हमला करते हैं। इसमें जहां जहां मुसलमान अपने घर से निकल करके खुद को डिफेंड करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, अपना दिफा करते हैं, वहां क्लैश होता है, जिसमें शाहपुर का वासी गांव और जौली कैनाल के ऊपर बहुत ज्यादा हेवी क्लैश होता है और आपस में बहुत ज्यादा झड़प होती है। जौली कैनाल के पास झड़प में 18 ट्रैक्टर ट्रॉलीज और 3 मोटर बाइक को मुसलमान आग लगा देते हैं। वहीं 6 लोगों की डेड बॉडीज नहर से रिकवर की जाती है और कोई ये अफवाह फैला देता है कि सैकड़ों जाट के लोग लापता है और मिसिंग है। यहां से शुरू होती है मुजफ्फरनगर में जाट कम्युनिटी का तांडव और उधम, और फिर देखते ही देखते ढेरों मुसलमानों को मारना, काटना और उनका कत्लेआम करना शुरू कर दिया जाता है। हमारे आदमी थे 3, हम तो निकल आए थे पहले जंगलों, बंदूक उनका मारी, गोली उनका मारी, तलवार से उन्हें काटे, जलाए उन्हें। हमारे ससुर की तो नाट काट कर उसमें फेंक दी थी, आग लगा दी उन्होंने। हमारी जिठानी थी, उसका तबल मारा खता, सिर में आग लगा रखी थी। हमारे पति को भी मारा जी, उनके भी गोली से जला रखा था, उन्हें भी पहले गोली से मारा, सरियों से पीटा, फिर आग लगाई उनमें घेर कर। बच्चों में आग लगा दी, जिंदों में 2 लड़कों 2 गम में गोली मारी। अच्छा, आंसू को कत्ल कर दिया, काट दिया। इस्लाम को मारा। इस्लाम आपके भाई हैं? हाँ। भूखे पिसाए किसी तनाई में हम रात 12 बजे यहाँ लोई में बड़े जंगलों में गिरते पड़ते बचते करते। मेरा भाई का गंडास कर रहा है, छोटे भाई का। ये हमारे घरों को जला दिए। बात ये है कुटबे के अंदर मतलब बीवी बच्चे मतलब उन्हें गंडासों से, पलकटियों से मतलब उन्हें काट दिया गया था। मस्जिद ढाई गई, घर जलाए गए। बेहुरमती करिए हमारे खिलाफ, नहीं जाएंगे घर। मुसलमानों का कत्लेआम अफसोसनाक तो है ही, मगर जो सबसे खतरनाक और दर्दनाक सानहा है वो ये है कि औरतों की इज्जत के ऊपर सिस्टमैटिक अटैक होता है। द क्विंट की एक जर्नलिस्ट बताती हैं कि उन्होंने रिफ्यूजी कैंप में जाकर के वहां पर औरतों से मुलाकात की। बहुत सारी ऐसी औरतें थी जिनके ब्रेस्ट के ऊपर नाखून के निशान थे, जिनके साथ जबरदस्ती की गई थी। 100 से ज्यादा मुस्लिम औरतों के साथ गैंग रेप किया गया, उनकी इज्जतें लूटी गई। और घर पे थे, मैं कोठे को आगे थे,
छत पर आ गए थे वे, छत पर आए थे वे। मैं उनको देख कर बाहर भाग ली। उन्होंने मेरी चोटी पकड़ कर खींच ली, फिर मुझे भी घर में ले जाकर घेर ली और मेरे कपड़े कुपड़े सब मारपीट करी। मेरे यहाँ भी सूजन आ रही है, यहाँ पसली पे भी। गाँव में जी होया, हम तो अपने कमरे में बैठे थे, जब दोनों तरफ से हंगामा होता आया। उनके हाथ में चाकू थे, तबल थे, तलवार थी, बंदूक थी। वो मारने काटने शुरू लग गए खरन। जब ये हमारे मालिक घर में बैठे थे, ये इधर उधर हो गया, कोई छत पर चढ़ गया, कोई कहीं चढ़ गया। जब हम बैठे थे, हम देखने लगे मैं क्या हो रहा, बाहर रुका सा रहा। हमें जाकर 3 लड़कों ने पकड़ लिया। हमारे साथ गलत काम किया उन्होंने। आए और अचानक घरों पर हमला कर दिया। मेरी वाइफ उस टाइम पे बाथरूम में थी। हमें इतना भी मौका नहीं मिला और हम एक दूसरे को देख पाते कि भाई किसके साथ कौन भाग रहा है। तो हम जैसे ही जान बचा के भागे तो मेरी वाइफ के साथ इन्होंने 6 लड़के थे। बारी बदतमीजी की। रात के 10 बजे हमें तकरीबन फोन पे संपर्क होगा। 7 मुस्लिम औरतों ने आगे आकर के FIR रजिस्टर कराया, मगर जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेशन के न्यूट्रल न होने की वजह से, रैपिस्टों की तरफ से धमकी दी जाने की वजह से और कम्युनिटी की तरफ से कोई भी सपोर्ट न मिलने की वजह से ये 6 औरतों ने अपना केस वापस ले लिया। जबकि आज भी एक बहन मजबूती से अपना केस लड़ रही है। मगर अफसोस इस बात का है, जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आप मातम कीजिए कि अब तक उनमें से एक की भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। 5 की FIR हुई है, लेकिन 164 के तहत किसी का बयान नहीं हुआ अभी। उनके मेडिकल्स भी सबके नहीं हुए हैं और नामजद रिपोर्टें हैं, लेकिन नामजद रिपोर्ट में एक भी अरेस्ट नहीं हुई है। तो इसका क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? जब मुसलमान घर छोड़ करके जान बचा करके रिफ्यूजी कैंप में जाते तो गांव के लोग ये कहते कि इनके मर्दों को और इनके लड़कों को मार दो और इनकी लड़कियों को और औरतों को रख लो। तो 2013 में सब कहने लगे भाई जितनी इनकी लड़कियां हैं इनकी लड़कियों को रख लो और इन्हें मार मुड़ दो। तो इसीलिए अपनी जान बचा बचा कर भागे, अपना सब भाग लिए। एक गांव के प्रधान ने कहा कि आप सब मेरे घर शरण ले लीजिए, वहां आपको कोई कुछ नहीं करेगा, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जब उस गांव के मुसलमान प्रधान के घर गए तो एकदम से एक मॉब और एक भीड़ घर के अंदर अटैक करती है और सारे मुसलमानों को कत्लेआम करती है, मर्दों को और लड़कों को मार देती है और औरतों के साथ इज्तमाई आबरूरेजी करती है, यानी गैंग रेप करती है। अफसोस इस बात का है कि वो जो 19 औरतें थी जिनकी इज्जतें लूटी गई, उनमें से किसी को भी अब तक इंसाफ नहीं मिला है। Inside, a mob arrived and they started thrashing and maiming and killing all the male members inside the compound, and they also started raping and brutally gang raping a lot of women, and they described what happened. 19 women were raped inside dance compound. इस मुजफ्फरनगर मुसलमानों के कत्लेआम में 62 लोगों का कत्ल किया गया। 60,000 से ज़्यादा लोग अपने घर से बेघर हो गए। Reuters.com की एक रिपोर्ट ये कहती है कि मुजफ्फरनगर के अंदर 147 गांव ऐसे हैं जहां अब मुसलमानों की आबादी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पुलिस ने 510 FIR रजिस्टर किया, जिसमें 1480 लोगों के खिलाफ 175 केस फाइल किया गया, चार्जशीट फाइल किया गया, जहां आयरोनिकली 1117 लोगों को 97 केसेस में यानी 97 केसेस में कोर्ट ने सबूत ना होने की वजह से और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से बाइज्जत रिहा कर दिया। वहीं 7 लोगों को सचिन और गौरव के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया और उनको जो है उम्र कैद की सज़ा भी दे दी गई। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इतने बड़े कत्लेआम में सिर्फ इन्हीं 7 लोगों को सज़ा हुई, वरना शाहनवाज का कत्ल हुआ। अनऑफिशियल रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि सैकड़ों लोगों को मारा गया, सैकड़ों लोग लापता हैं, लेकिन उन जालिमों को, वो जो कातिल हैं, उनको कुछ नहीं किया गया और वो बिल्कुल उसी समाज में आज़ाद घूम रहे हैं। और तो और पिछले साल बीजेपी गवर्नमेंट ने 12 बीजेपी के लीडर के ऊपर से जो दंगा भड़काने का उनके ऊपर इल्ज़ाम था, जो साबित शुदा इल्ज़ाम था, जिसके एविडेंसेस मौजूद थे, उन केसेस को वापस ले लिया है, जिसमें सुरेश राणा, संगीत सोम, भारतेंदु सिंह और साध्वी पराचित सिंह के केसेस शामिल हैं। इन सब के ऊपर से केस वापस ले लिया गया है, जबकि इनकी वीडियोस मौजूद हैं कि ये इस राइट को इंसाइट करने में मौजूद थे। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने ये इश्तिहार जारी किया है, 1 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे, जिस आप सोशल साइट्स की बात कर रहे थे कि जिसपे वो वीडियो चलाया गया और वो वीडियो
पूरे हरवीर सिंह जी जानते होंगे, मुजफ्फरनगर में बच्चा बच्चा जानता है कि किसने अपलोड किया, किसके इशारे पे किया गया, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2013 से आज 9 साल हो गया है, जहां आज भी हजारों मुसलमान रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हैं, जहां एक तरफ गांव में उनका बेहतरीन खुद का एक शानदार मकान हुआ करता था, उनकी जमीनें और जायदाद हुआ करती थी, वो अब यूं ही पड़ी हुई है और वो जिंदगी के बदतरीन हालात में रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हैं। यहां आखिर में मैं ये बताता जाऊं कि उस वक्त उत्तर प्रदेश में एक सेकुलर पार्टी की गवर्नमेंट थी, वही सेकुलर पार्टी जिसको मुसलमानों ने यूपी 2022 के इलेक्शन में अपना सारा वोट दिया था, मगर उनके छत्रो छाया में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी आज तक उनमें से किसी को भी इंसाफ नहीं दिला पाई और मुसलमानों को जो नुकसान हुआ, उनकी जो जिंदगियां बर्बाद हुई, जो सब कुछ उनका जो लुट गया, उसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकी। वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को मुसलमानों के कत्लेआम से बहुत फायदा हुआ। इन सब से अलग अब भी कुछ भले इंसान हैं जो मुजफ्फरनगर के उन लहलहाते खेतों और खूबसूरत दरो दीवारों के रूठ जाने से नादिम है और बहुत अफसुर्दा हैं। रोड़ा आता है, रोड़ा आता है, वो सदियों को वसीयत देते हैं। ये इंसानियत की हत्या हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं राणा जी, क्या ये जुर्म नहीं है? अगर मुझे या आपको अपने घर से निकाल दिया जाए तो क्या हम जिंदा रहेंगे? थैंक यू।